हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके आबकारी एग्ज़ाम का ओल्ड पेपर जो 2023 में हुआ था। ठीक है, उसको हम करने वाले हैं। तो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मतलब समझने का जो पैटर्न है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न अगर हमें कहीं से पता चलता है वो हमारे पुराने पेपर होते हैं। इनको पढ़ के ही हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का हमारा पेपर का मेथड है या किस तरह से प्रश्न पूछने का एक तरीका है। तो वो सब हमें पुराने पेपर बताते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले अपना एग्ज़ाम स्टार्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक तो सिलेबस देखना चाहिए, फिर हमें क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। तो सिलेबस तो आप सभी के पास होगा, अगर नहीं होगा तो उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। और आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर सिलेबस को मैच कीजिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके कंप्लीट हैं या फिर करने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम बहुत है, जुलाई में एग्ज़ाम है। लगभग आपका 2 से 3 महीने एटलीस्ट बचे होंगे। ऐसा नहीं है 1 जुलाई से ही एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो अपना अच्छे से एग्ज़ाम करना है। ठीक है, और हम आज पूरा पेपर एनालाइज करेंगे। जो पेपर में किस तरह का प्रश्न आए हैं वो सभी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, पहला प्रश्न अपना क्या है कि कर्म योद्धा किसके जीवन पर लिखा है। तो कर्म योद्धा एक तरह का पुस्तक है, वो आपके किसके जीवन पर लिखा है? नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई है कर्म योद्धा पुस्तक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि बुक से प्रश्न आते हैं। तो हमारे लूसेंट में जो बुक हैं और कुछ बुक्स जो फेमस हैं उनके हम नाम याद कर लेंगे तो हमारा यहाँ से प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके जो सतत विकास लक्ष्य, जिसने महिला पर्यवेक्षक की तैयारी की होगी तो उन लोगों को पता होगा सतत विकास लक्ष्य के बारे में। ठीक है, और आपका पूछा गया है कि SDG 6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ भरोसेमंद जल पर्याप्त जल पहुँच है। तो वो क्या ऑप्शन आपका है? पहला 2025, दूसरा 2030 और तीसरा है 2035 2040। तो ये कब का बोला गया था? 2030 तक सभी को क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। और इसकी ट्रिक अगर याद करनी है तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगी। SDG लक्ष्य 17 की 17 आपको बिल्कुल अपनी उंगली पर याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? किस देश में 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता को मंजूरी दी गई? तो कौन सा आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है? जापान। ठीक है, हम प्रश्न है उसे देख रहे हैं कि किस तरह के आए हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ से प्रश्न पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सारे अभी तक जो पढ़े अपन ने करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये जापान के साथ अपन ने अनुदान सहायता राशि पर वो किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, यानी यहाँ पर क्या है? सूचकांक से प्रश्न आ रहे हैं। तो हमें सूचकांक की लिस्ट जो हमारी स्पीडी नाम की बुक आती है एक करंट अफेयर की, वहाँ से ये सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी रैंक है? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो ये है 8वीं रैंक। ठीक है, ये रैंकिंग से आपको वहाँ से मिल जाना है। तो इस पर लिए कोई अपन को अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन प्रश्न देख रहे हैं किस तरह के पूछे जाते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो हम जनरली क्या पढ़ते हैं? मिस वर्ल्ड ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिसेज वर्ल्ड की बात है तो वो है सरगम कौशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उस टाइम के अनुसार सरगम कौशल है। अभी अपन जब एग्ज़ाम 2025 में तो 25 का डेटा ही याद करेंगे। ठीक है, विश्व तंबाकू दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया है? तो देखिए ये सारे प्रश्न कहाँ से हैं? करंट अफेयर से हैं। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 आपके मई को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात। ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवी पुछ, जो माधवीपुरी बुच है, जो सेवी की फर्स्ट महिला थी? ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, सेवी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति। तो आपको पता होता तो आप पहले ही आंसर टिक कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो बताइए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित आपको पता है के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में समिति बनी थी। तो उस समय 2020 के ये प्रश्न हाईलाइट थे। तो ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमसे नहीं बन रहा। ठीक है, ये पहली बार हम प्रश्न पेपर देख रहे हैं तो भी बहुत सारे प्रश्न हम लोगों से बन रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है? ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, जो आपके इकोनॉमिक सेक्शन में एक चार्ट दिया है ना, वहाँ पर मिल जाएगा। मोटर वाहन कर वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको समितियों के बारे में अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आप लूसेंट बुक्स उठाइए, जहाँ पर जीके वाला सेक्शन है, साइंस वाला सेक्शन है, वहाँ से आपके लूसेंट से प्रश्न बिल्कुल सही होंगे और वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु की राजधानी है?
तो आप सभी को पता है धार क्या है, परमाणु की राजधानी है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसके द्वारा सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? तो कौन कहता था ये सब? आपको पता है बलबन कहता ना, जो सिजदा और पैबोस इसने स्टार्ट किया था और राजत्व वाला सिद्धांत है वो इसने दिया था। तो वो वही चीज़ है, ईश्वर की तरह खुद को प्रेजेंट करता था। तो आप लोग देखो, प्रश्न कोई नए नहीं है, आप लोग जो पढ़ रहे हो वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। जो लोग 12th से बिल्कुल नए आए हैं उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं 12th में हिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक है, सॉरी 12th में नहीं, 10th तक तो पढ़ी होगी, वहाँ से वो लोग थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहे हों। और जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको भी थोड़ा बहुत कंपटीशन में आए हैं तो उन लोगों ने पढ़ी होगी। अब बिल्कुल नए हैं तो आप लोग सिर्फ लूसेंट बुक्स उठाइए और वहाँ से स्टार्ट करिए। हम लोग लूसेंट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल उसकी लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि लूसेंट से हमारे प्रश्न आए वो गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक हैं? तो देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसके मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो आप सभी को पता है कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली आया था। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न हैं जिनको हम इजीली कर पाएंगे, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट है जारी की जाती है? विश्व विकास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको या तो ये आपका क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो जारी की जाती है। ठीक है, सॉरी डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक जो रिपोर्ट है वो आपकी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो जहाँ से मतलब कि आप समझ में आया, रिपोर्ट अगर कोई स्पेशल रिलीज करता है तो वहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनी में निवेश करता है? आमतौर पर ऐसी कंपनी जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है, तो ऐसी को क्या बोलते हैं? एंजल निवेशक। जो एक बार आप निवेश कर देते हो उसके बाद उसका कोई मतलब लाभ के उद्देश्य नहीं करता, वो एक जनहित में, यानी जनहित भी नहीं कहेंगे, उसे एक बार इन्वेस्टमेंट करके भूल जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एंजल निवेशक कहा जाता है। राजस्व या लाभ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, NEGNP का पूरा नाम क्या है? आपको पता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका नाम है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, नीति आयोग के प्रमुख होते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं परिषद के प्रमुख, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यह आपका 2017 में GST आया था 1 जुलाई को। ठीक है, कब? 1 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो आप सभी को पता है इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है आपका? इन सभी से क्लियर कट ऑप्शन नंबर बी यानी 324 अनुच्छेद है, वो आपके चुनाव आयोग के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नशीले पेय और पदार्थों का उपयोग पर प्रतिबंध है। नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है, कौन से अनुच्छेद आपको बताता है कि यहाँ पर नशीले पदार्थों का प्रतिबंध है? तो अनुच्छेद 47 जो आपकी DPSP में है वहाँ पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय का होता है? तो आप सभी को पता है प्रश्नकाल कितने समय का होता है? बिल्कुल भी 1 घंटे का होता है। ठीक है, और ये प्रश्नकाल आपके पहले 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता था, अब इसका टाइम बढ़ाकर 1 से 2 कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग देखते चल रहे हैं कि प्रश्न कोई नए नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से आ रहे हैं। कपड़ों को गर्म पानी से धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि, अब ये आपका कहाँ से आ गया? फिजिक्स से आ गया। ठीक है, क्योंकि क्यों अपन कपड़ों को गर्म पानी से? क्योंकि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, यानी उनका जो घनत्व है, पृष्ठ तनाव है, वो कम होता है। तो तनाव यानी, ठीक है, तो वहाँ से अपना प्रश्न आपका जो फिजिक्स से आ गया, तो हमें पृष्ठ तनाव से प्रश्न करने हैं, तो ये सभी हमें बता रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा RS विटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्तनी जंतु। तो हमें 5 वर्गों में अपना जो उसे बांटा गया है, स्तनी जंतु है उसे RS करने जगत में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वंशानुक्रम की इकाई है? तो आपको पता है वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? जीन होती है, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत सिंपल है और अपन को बस उसी के अनुसार पढ़ना है। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए सिंपल नहीं है, उनको पहले अपना जो बेसिक है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिनका अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं, उनके वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथ है, रीजनिंग है, ये अच्छा ही होगा थोड़ा, और मतलब इसके अनुसार हमें पढ़ने की ज़रूरत है। किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व का स्थायित्व किया जाता है? तो बताइए। कैरियो टाइपिंग से, रक्त आदान से, DNA फिंगरप्रिंटिंग से, एलिसा से। यानी उसका हम
पेरेंट्स का निर्धारण कहाँ से करेंगे? तो इसका प्रयोग हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम उसके पेरेंट्स का पता कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? तो कार्सिनोमा एक तरह का आपका बीमारी है, उसका कारण कौन सा बनेगा? अस्थि मज्जा, वर्णक युक्त कोशिकाएं या उपकला कोशिकाएं या मेमोरी सेल? तो इसका है उपकला कोशिकाएं, मेमोरी सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? ये आपका केमिस्ट्री से है। साइट्रिकम, नाइट्रिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, सल्फ्यूरिकम। तो साइट्रिक अम्ल है वो अम्ल नहीं है, बाकी सभी क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक सा ये डिफरेंस पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से में क्षारक तत्व की पहचान कीजिए। तो वो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो सोडियम कार्बोनेट है वो निवारक क्षारक तत्व की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट, एक क्रिस्टल में अणु एक सादृश्य से बंधे होते हैं। तो किससे बंधे होते हैं? वेन डेर वाल का आकर्षण से बंधे होते हैं क्रिस्टल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन के लिए उच्चतम बंधुता है? तो कौन है आपका? एफ। ठीक है, फ्लोरीन जिसको बोला जाता है माइनस। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है, क्या होता है बताइए? नाइट्रोजन से, कार्बोहाइड्रेट से, सल्फर से, जल से। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो बायोलॉजी से अच्छे खासे प्रश्न हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से थोड़ा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जिनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज़ का युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है? तो आपको पता है रासायनिक हथियार के लिए क्या हुआ था? जिनेवा प्रोटोकॉल हुआ था, जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से हम क्या समझे, कोई भी प्रोटोकॉल जो बना है किससे संबंधित बना है? आपका स्वच्छता से, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वहाँ से प्रश्न आएंगे। तो इस तरह का प्रश्न करने के लिए वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है? सागर मानव नहीं बना सकता है, कृषि भूमि मानव बना सकता है, पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, पोखर जो झील होती है वो नदियों के द्वारा बनती हैं। तो ये मानव के द्वारा नहीं है, मानव सिर्फ कृषि भूमि बना सकता है। जैसे आपकी जो चावल की खेती होती है वहाँ पर आप एक तरह का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाओगे। 10, 8, 12, 14। तो आप सभी को पता है 10 अपने क्या है? बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्या है, मध्य लेमिना की सबसे अधिक विचुर पदार्थ कौन सा होता है? तो आपको पता होगा कि वो क्या है? आपका पैकेटिन होता है, जो आपका बीच में फलों के पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, मध्य लेमिना। तो ऐसे प्रश्न हैं जो आपने पढ़े हुए हैं और आपके रेंज में आते हैं। ठीक है, उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतर भाग में स्थित होते हैं? तो कौन से चीज़ है वो? आपके वेसिकल, ऑक्सीसोम्स, ग्रेना, थायोकॉल्स जो होते हैं ऑक्सीसोम्स। ठीक है, क्या होते हैं? ऑक्सीसोम्स। तो जो आपका एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बिल्कुल ये पेपर हलवा है एक तरह का, क्योंकि उसके सिलेबस का पूरा मिलता जुलता है। कक्षा में शिव का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 45वां है। तो कक्षा की छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और जब तक आप लोग बताते हो इसका आंसर किस तरह से, देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दोनों की इसे जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद जो आपका आएगा, देखो 6 और 5 1, ठीक है 11 होगी ना, तो 1 आ जाएगा। 4 और 5 नहीं, तो 4 और 1 5 और 1 6, -1 मतलब 1 को माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा? 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस तरह के प्रश्न होते हैं जिसमें आपको छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए ये पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ प्रतियोगिता में 5 लड़कियों ने भाग लिया और इस रेस में सुहाना, प्रिया ने आगे निकल गई लेकिन लक्ष्मी से पीछे रहीं। अमृता खुशबू से आगे है लेकिन प्रिया से पीछे। अब उनकी जो स्थिति है उसके बारे में प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? लक्ष्मी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें सब निम्नलिखित में से किसने दौड़ प्रतियोगिता जीती? तो आपकी लक्ष्मी ने दौड़ प्रतियोगिता जीती। ठीक है, अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप एक बार देख लीजिए, आपकी नज़रों से पेपर गुजर जाएगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह का
प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है, तो आपको इसको सॉल्व भी कराया जाएगा। जो मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन है, अलग से अपन एक और वीडियो लेके आएंगे। अभी आपको सिर्फ देखना है कि किस तरह का पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है, किस तरह के प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से अपन फिर इनको सॉल्व भी करेंगे। निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वार्षिक स्कूल परीक्षा में राम ने लीला से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन शीला से अधिक नहीं। देविका ने शीला से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन शीला ने मनीषा के जितने अंक नहीं प्राप्त किए। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए? तो ये क्या है, आपकी एक तरह की रीजनिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा? मनीषा। फिर आपका ये एक तरह का, अगर आपको इस तरह के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आपको सिर्फ इसका वो पैटर्न देखना है। एल के बाद एम कब आता है, तो एल एम एक के बाद, तो बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। तो इसमें सी कहाँ दिख रहा है? आपका ए। तो ऑप्शन नंबर ए देखो बिल्कुल सही निकल गया। तो इस तरह से इन प्रश्नों को करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हिंट रीजनिंग की आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस तरह से इनको किया जाता है। फिर जैसे आपको ये दिख रहा है स्टेशन और UWE YOVV और रेलवे। अब इनका भी पैटर्न बनाना है, तो अब इनका भी देखना पड़ेगा। तो उस तरह से अपन क्या कर लेंगे, इन प्रश्नों को बिल्कुल ईजिली वे में सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है जो ऊपर वाले प्रश्न में हमने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बार कोड क्या है यदि जो को 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 10 को 8 के रूप में कोडिंग किया जाता है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6, यानी ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, इनको भी अपन बाद में अच्छे से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट बिल्कुल टाइम लेके सॉल्व करेंगे ताकि अपन इस तरह के प्रश्नों को समझ सकें। अब इसमें जो सिर्फ आपको समझना है कि एट द रेट का मतलब बताए। एट द रेट का मतलब तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 2 पर है, तो और प्लस का मतलब है, मतलब या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 5 पर है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 3 पर है, और लेस देन का अर्थ होता है या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 4 पर है। ग्रेटर देन का अर्थ होता है या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 12 पर है, और आपका जिसको क्या बोला जाता है का अर्थ है, मतलब जो बराबर नहीं है, ऐसा कुछ है, उसका अर्थ है या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 8 पर है। यदि 2 प्रतीकों को दर्ज किया जाता है तो पहले वाले को स्वचालित रूप से एक घंटे के हाथ के रूप में और दूसरे को मिनट के 7 के रूप में समझा जाएगा, और सभी समय अपराह्न में है। उदाहरण के लिए 4:40 अपराह्न है। आगरा से ट्रेन लखनऊ के लिए ट्रेन डी एट द रेट पर प्रस्थान करती है, और ट्रेन एफ लखनऊ में आगरा के लिए एट द रेट पर प्रस्थान करती है। तो आगरा है तो दोनों ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की लगातार गति चलती है। ट्रेनों डी और एफ के बीच गति का अंतर 1/3 है। यदि यह देखते हैं हुए आगरा और लखनऊ के बीच की दूरी 138 किलोमीटर है, तो ट्रेन आखिर कितने बजे मिलेगी? तो बताइए, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। अभी अपन लोग सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें इस पेपर को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। एक विशिष्ट कोड उपयोग करता है, ठीक है। फिटर वाटर फाउंडर एवरीवेयर का कोड है भू मैन जक लॉफ है, और डिस्कवर्ड मिसिंग आइटम और एवरीवेयर के लिए कोड है गन भू नट जक, ठीक है। अप्लाई फिल्टर सर्च आइटम के लिए कोड है बैक्सटर मन नट है, और फाउंड वाटर डेजर्ट सर्च का कोड है बट जस्ट डर लॉफ। तो ये सभी दी गई शब्द अप्लाई को कैसे कोड करते हैं? तो बिल्कुल देखो, आपका इतना टफ नहीं है ये। आपकी रीजनिंग बिल्कुल लगभग सिंपल सी रीजनिंग है। जैसे इसमें भी एक तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है। अगर आप एक चीज़ पकड़ लेते हो, तो अगर 5 के बाद 62 कैसे आया ये आपको पता हो, तो आप इसके बाद क्या आ जाए फिर वो पता कर लोगे, ठीक है। तो अपन इसको भी अच्छे से करेंगे। पहले अपन इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका इसका अब अपन को इसके बाद क्या आएगा, इसका आकृति पूरी करनी है ना। तो अपन को देख रहा है, एक अपन को ऐसे दिखना है, तो इसमें अपन को दिख रहा है ना, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक आना चाहिए इस साइड में। इनमें से कोई दोनों में से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ठीक है। दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो एक सीक्वेंस फॉलो की जा रहा होगा। अगर उस सीक्वेंस से अलग कोई सीक्वेंस है तो वही इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी का एस है वो नहीं है, ठीक है।
ये भी आपका देखो रीजनिंग है। यदि रेड को 19 के रूप में कूट किया जाता है तो बेड को कैसे कूट किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 24 के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आप कीजिए, उनकी संख्या लिख दीजिए और इनको भी अपन शॉर्टकट मेथड से करना सीखेंगे। बिल्कुल मतलब रीजनिंग इतनी टफ नहीं है, बिल्कुल लगभग मिलती जुलती है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, यदि मुनरेस को 628146 लिखते हैं और RES को 345145 लिखते हैं तो BER को कैसे लिखते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभी देख लीजिए, फिर अपन इसको भी सॉल्व करेंगे। और इसे भी सेम टू सेम उसी जैसा पैटर्न है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पैटर्न से मिलते जुलते प्रश्न आ रहे हैं जयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर होगा? आपको पता है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में और गंगटोक सिक्किम। निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, मतलब जयपुर राजस्थान की राजधानी है, पंजाब अमृतसर की राजधानी है, मतलब पंजाब की राजधानी अमृतसर नहीं है, मेघालय की तुरा नहीं है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि किसकी राजधानी है। ठीक है, तो पहचानने का सीखेंगे अपन लोग। दिए गए विकल्पों में से भिन्न पद चुनें। तो भिन्न पद आपके क्या होंगे? आपके मतलब इससे अलग चीज़ है। तो अंधा, साइनस, बहरा, गूंगा। तो इसको साइनस अलग है, ये सभी क्या विकलांगता के प्रकार दिख रहे हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करें। विषम मतलब इनसे अलग होना चाहिए, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट, ये सभी आपके क्या होते हैं? एनिमल्स हैं और ऑक्टोपस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक बार देख लेते हैं। लगभग ये सभी है मेरे अकॉर्डिंग, तो सी इसका आंसर होना चाहिए, ऑक्टोपस। बाकी पता नहीं क्यों इसमें बी दिया है। ये भी आपका देखो रीजनिंग बेस्ड है, इनका आपको पैटर्न पता चल गया है। इनको देखो, या तो बर सॉल्व करने का तरीका होता है, या तो बर कर लो या इंटू कर लो। तो आपको 56 30, 30 दूनी 60 प्लस 5 किया 65 आ गया। ऐसे ही अपन को नंबर 81, फिर इसका इंटू करना है, फिर अपन को इसका प्लस 5 करने के बाद इतना आया, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अपन पैटर्न बाद में चेक करेंगे, अभी इसका आंसर देख लेते हैं कितना आया है। ऑप्शन नंबर सी 117। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 5 बंदर ABCDE पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। अब ये वो क्या है, उनका मतलब स्थिति बतानी है। पेड़ पर बैठे हैं इस पर, फिर पूछा जा रहा है A B के आगे है, मतलब उनका स्थिति बतानी है। इसके B के आगे A है, वो आपका B के आगे है, तो B पीछे हुआ। ठीक है, C D से आगे बैठा है। अब जो C है वो D से आगे बैठा है। ठीक है, D E के साथ बैठा है, E शाखा के बाएं छोर पर बैठा है। तो इस तरह से पैटर्न पूरा कर लेंगे अपन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, B और C के बीच में। ठीक है, ये भी आपके आकृति से संबंधित प्रश्न है। तो किस तरह से आकृति आपकी बनाई गई है, वो सारे फोल्ड से संबंधित है। मोटा काटा है, अनफोल्ड किया है, तो वो इस तरह का प्रश्न आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप सभी देखते चलिए, इस तरह के प्रश्न अपने पेपर में पूछे जाएंगे। और फिर आप देखो, ये पूछा है आपका जो क्लॉकवाइज पेपर नहीं आते, एक तिथि से आते हैं, एक घड़ी से आते हैं। ठीक है, ये वही प्रश्न है कि कौन से दिन कौन सा बार पड़ेगा। शनिवार पड़ेगा तो उस टाइम तो कौन सी डेट रहेगी। ठीक है, कितने शनिवार पड़ेंगे बीच में, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक तिथि से, एक क्लॉक से। ठीक है, ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपन को वो करने हैं पेपर में। ठीक है, ये भी आपका उसी तरह का प्रश्न है। तो 2 प्रश्न लगभग उसी से मिलते जुलते हैं। ये आपका संख्या से आ गया। पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का योग है और 5/6 और तीनों संख्याओं के औसत 26.64 है, और पहला नंबर क्या होगा? तो 26.4 आपका ये औसत दिया गया है। तो औसत से आपके ये प्रश्न है, कहाँ से? औसत से। तो लगभग जो हमारे सिलेबस में दिया गया है मैथ्स के चैप्टर, अगर आपने मैथ्स कर लिया ना तो आपकी जो एग्ज़ाम है ग्रेप में आ जाएगा, यानी आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि पूरा खेल मैथ्स और रीजनिंग का ही इसमें दिख रहा है। और आपका लगभग बहुत सारा पोर्शन आपका मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट होता है। 60% आपका मैथ्स और रीजनिंग आपके दोनों हैं, तो इसको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से करना है। अब देखो, ये भी आपका क्या पूछा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित संख्या में पुस्तकें
दी गई हैं। 21, 60, 28, 13, 19, 34, 27, 14 और 37, 6 उपयुक्त जानकारी के अनुसार पुस्तकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इनको पहले इसको सिटिंग अरेंजमेंट में बिठा लेना है, फिर मध्यिका बीच की होती है वो निकालना है, 2 से भाग दे देना है, ठीक है, तो आपका ये मध्यिका निकल आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आप चिंता मत कीजिए, ये सारा पेपर अपन नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स वाला पोर्शन अलग से अपन सॉल्व करने वाले हैं, चाहे 1 घंटा लगे अपन को, आधे घंटा लगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ये वाला पूछा गया है, 65 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 55.78 किलोग्राम। जब नए लड़के का वजन कक्षा में शामिल किया जाता है तो 700 ग्राम बढ़ जाता है, तो नए लड़के का वजन कितना है, ठीक है, वो पूछा गया है। तो इसमें तो 102 है, बाद में अपन देखेंगे कि किस तरह से इसको निकालना है। डेटा का बहुलक क्या है, इसकी मध्यिका और माध्य क्रमशः 12, 11 है, तो ये भी अपन निकालना सीखेंगे। तो इसका आंसर अभी तो 14 है, ठीक है। अभी आप देख लीजिए सिर्फ पेपर कैसा आया है, फिर बाद में हम इसे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी रेशियो दिया है, फिर आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। फिर अपन ध्यान से इनको भी सॉल्व करेंगे। ये आपको सीमा और गुणांक की सीमा दी गई है, फिर उनको व्यवस्थित करना, फिर इनको फॉर्मूला रख के अपन जब निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा। इसका अभी तो 1.8 आंसर है, ठीक है। अब ये कहा दिया है अपना अरेंज द फॉलोइंग द लॉजिकल ऑर्डर। अब इनको अरेंज करना है, अरेंज के बाद आपको सही क्रम में इनको पहले यौवन आएगा, वयस्क अवस्था, बाल अवस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था। आपको पता है सबसे पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर आपका किशोरावस्था आती है, फिर यौवन वगैरह आएगा, फिर आपका वयस्क अवस्था आएगी, फिर आपका अंतिम वृद्धावस्था आएगी। तो उसी प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आप देख लेना अरेंजमेंट करके, यही आएगा उसका आंसर, ठीक है। इसमें भी वही है चीज़ें कि तर्क संगत अर्थपूर्ण क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प चुनिए। राज्य, गली, मकान, संख्या, शहर, देश, सबसे बड़ा क्या है, मतलब इसमें क्या पूछा है। तो ऑप्शन इसका ए है, यानी सबसे पहले मकान संख्या आएगी, फिर आपका क्या आएगा, गली आएगी, फिर शहर आएगा, फिर आपका राज्य आएगा, फिर देश आएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, मतलब इतने कठिन प्रश्न नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आप इजीली कर ले जाओगे। ये भी वही चीज़ है, क्रियान्वयन, योजना, विचारधारा, प्रक्रिया, विचार, सुझाव। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो उसको प्रारंभ करने के लिए क्या होना चाहिए, विचारधारा, यानी थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास, कोई विचारधारा, फिर योजना बनाओगे आप उसके बारे में, कि विचार सुझाव करोगे, फिर योजना बनाओगे, फिर क्रिया, ठीक है। तो इस तरह के आपको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन, उसके बाद इस तरह के प्रश्न करेंगे। अभी इसका आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अब इसमें जो शब्द दिया है ट्रांसलेशन, उसका उपयोग कर करके आप कौन से शब्द को बना सकते हो। तो इस पर अपन को वर्ड्स लिखना है, फिर इसको देखना है कि कौन सा बना सकते हैं। तो स्टेशन है उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इस तरह का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है, नहीं बनाया, इस तरह का स्टोन को नहीं बनाया सकता, क्योंकि इसमें वो आपका जो शब्द है ही नहीं। जैसे आपके पास इसमें स्टोन को नहीं बनाया जा सकता, तो ई नहीं है ना, तो इसको नहीं बनाया जा सकता, है ना। अब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको समझाना है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कोड दिया है, इसको यहाँ पर लिखना है, और फिर उसका रीजनिंग एक तरह की यू के किस प्रकार संबंधित है, वो उस तरह का प्रश्न। तो इस तरह की रीजनिंग बेस्ड प्रश्न भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा रीजनिंग टफ नहीं है, और ये आपके बोल सकते हैं कि आपके थिंकिंग बेस्ड जो प्रश्न रहते हैं, जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, उस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो अपन इस तरह के प्रश्नों को भी कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर आपका जो डायग्राम वाले प्रश्न है, आकृति जो आती है वहाँ से प्रश्न है, तो आकृति को भी अपन पढ़ेंगे, फिर इनको भी सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से ये भी प्रश्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो परिमाप से संबंधित प्रश्न हैं, जैसे कि यदि वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में 175 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो वास्तविक वर्ग का परिमाप क्या है। तो इसमें अभी डी आंसर है, फिर अपन इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जगह यहीं के यहीं अपन सॉल्व करके विद इन सेकेंड में इनका आंसर सभी का निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसमें पूछा है 708 रुपये के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों का 944 रुपये हो जाता है, और यदि ब्याज दर के मान में 5% की वृद्धि हुई तो 675 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो 4 वर्षों का निकालना है, तो ये आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से निकाला जाता है। इसका आंसर फिलहाल आप याद कर लीजिए 1035 से देखने के लिए
ये भी आपका डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, इनको भी अपन अच्छे से पूरा मतलब अच्छे से करना है। तो अच्छे से करने के लिए हमें पहले प्रश्न पेपर को देखना है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग प्रश्न लेके आएंगे, उस मेथड से अपन लोग करेंगे। तो ये आपके लिए आबकारी वाला जो सीरीज़ है वो मैथ्स की भी रहेगी आपके लिए, वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अपन जीके तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जहाँ से अपने जीके में कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। जीके की और करंट अफेयर की गारंटी मेरी है, वहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत होगा नहीं, और जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगी वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप जीके और उस पर मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। जीके करंट अफेयर मैं आपको इतना करा दूंगी कि आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे लो पर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका चिन्ह परिवर्तन के इसमें से चिन्ह रख लीजिए, उसके बाद बराबर में जो 6 आ जाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसमें भी ये है, आप चिन्ह बदल कर देखिए और आंसर बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। बाकी इस तरह के प्रश्न जैसे मनीष और नितेश की ऊंचाई 5:6 के अनुपात में है। कुछ वर्षों के बाद मनीष की ऊंचाई 20% की वृद्धि होती है, लेकिन उस समय के नीतीश की ऊंचाई की केवल 90% था, क्योंकि नीतीश की ऊंचाई में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई थी। मनीष की ऊंचाई कितनी है? तो इस तरह का प्रश्न देखो पूछे जा रहे हैं, तो ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए कि अभी अपन पेपर सिर्फ समझ रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी आने वाली वीडियो में अपन इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। जब सूर्य से अवनमन कोण का 30 डिग्री था तो एक वृक्ष की छायाओं की लंबाई 5√3 मीटर थी। जब सूर्य से अवनमन कोण 60 डिग्री होगा तो वृक्ष की छाया की लंबाई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी 2√3 मीटर होगी। पहले 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो आपको पता होगा, तो आप ये वाला ऑप्शन कर ले जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये आपका लुप्त पद है। इसके बाद हमें आपको पैटर्न फॉलो करता चलना है, जो आपके बाद सी के बाद एच फॉलो रहा है, एम के बाद कौन सा आएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं ना, तो ABCD लिख लिया करो, तो उससे कई सारे प्रश्न एक बार लिख लिए, 6-7 प्रश्न इस तरह के आएंगे। तो जैसे अपने स्टार्टिंग में देखे थे, यहाँ पर भी वही है, आप या तो काट के देख लो या फिर इनको जोड़ के देख लो किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तो उस तरह से ये प्रश्न आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका तो 15 है आंसर, क्या है 15। या फिर इनका वर्ग करके देख लो, इनटू करके देख लो, गुणा करके देख लो, तो किस तरह से आ रहा है। ये सभी मेथड्स होते हैं इस तरह के प्रश्न को करने के। ये भी देखो किस तरह का प्रश्न, ऐसे 2-3 प्रश्न अपने आ चुके हैं कोड वाले। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग तो आपकी लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से करना है जो भी आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग जैसे प्रश्न, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न हैं, तो कौन किसके पीछे है, कौन किसके आगे है। तो ये 3-4 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर तो एच है, और अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपन इन सभी को देखेंगे। ये आपके वृत्त से संबंधित प्रश्न है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि क्या होगी? तो यहाँ पर आंसर है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त का फॉर्मूला लगा के इसकी परिधि निकाली जा सकती है। समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है ये पूछा जा रहा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई से संबंधित जो प्रश्न लग जाएगा समबाहु त्रिभुज आपका, ठीक है। बी आंसर होगा इसका, 48 सेंटीमीटर। जब ब्रेल का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के आयत के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो आर क्या है? तो इसमें वही पूछा गया है, आपका बेलन का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो अभी बी है, यानी आपका 2 है। तो पूरा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, आप लोग मैथ्स को अच्छे कर लीजिए, रीजनिंग अच्छा कर लीजिए, बस ये दोनों चीज़ें हो गई ना तो आपके एग्ज़ाम आपके ग्रेप में होगा, ठीक है। ये आपका साधारण चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपके 2 वर्षों में निकालना है। यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 700 और 756 रुपये है। यह वर्षों की अवधि पर दी गई एक धनराशि के मतलब यहाँ पर आपको निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज दिया है, बाकी आपको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2187.5 आएगा, ठीक है। ये भी आपका मतलब चक्रवर्ती ब्याज से 2 से 3 प्रश्न आए हुए हैं, और आपका जो व्यंजक से आया हुआ है इसको आप पूरा सॉल्व करना सीख जाओगे LCM लेके, तो आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, 30 संख्या x के 150% के 1/5 का 4/5 भाग का परिणाम है, तो उसी संख्या का 80% निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, 100 है,
तो अपन इनको सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी आप देख लीजिए कि किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक स्टेडियम बैठने की क्षमता 45% बढ़ा दी गई है। टिकट की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद राजस्व संग्रह में क्या वृद्धि हुई है? तो आपके बताइए क्या वृद्धि हुई है? 74% हुई है। ठीक है। एक मोटर बोट खड़े पानी में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहती है और वह नदी के 36 किलोमीटर प्रति अनुप्रवाह चली और वहीं से लौट आई, तो उसी कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या थी? तो बी है 8 किलोमीटर पर घंटा थी। तो घंटे से संबंधित प्रश्न है। ये नाव वाले प्रश्न आपके आते हैं, टंकी में पानी भरने वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है। रेल की दूरी वाले प्रश्न आते हैं कि रेल इतने किलोमीटर में वहाँ चली, किसी स्टेशन पर चली तो अगले स्टेशन को पार करने में कितना टाइम समय लगेगा, आपकी दूरी दी जाती है। तो दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न आते हैं, समय से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो अपन को क्या है करने हैं। ठीक है। ये आपका आया हुआ है सरल मान, जहाँ पर आपको निकालना है। या तो आप इनका एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की, या तो आप देखो इनको इंटू करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। बट ट्रिक से आप करते हैं तो इजीली हम कर सकते हैं। ये भी इस तरह का प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सही करके ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर कर दीजिए, फिर आप इसका शॉर्टकट निकाल देंगे। ठीक है। अब ये आपका आदमी वाला 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोद सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? टाइम एंड वर्क वाले प्रश्न हो गए। ठीक है। 12 से 15 दिन में कितनी लंबी सड़क खोद सकते हैं? तो ये पूछा गया, तो इसका क्या होगा? 6। ठीक है। ये आखिरी प्रश्न है अपने इस पेपर का। तो अपन ये सारे पेपर के क्वेश्चन पेपर, ये भी आपका भैया ए बी के साथ कार्य करते हुए कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। यदि ए कार्य को स्वयं 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये सब प्रश्न अपन ने कर लिए और अपन इसके लिए सारे MCQ सीरीज लेके आएंगे। देखो जीके और जीएस आप मेरे पे छोड़ दीजिए और साथ में आप साइंस वाला चैप्टर और आप लोग करंट अफेयर यहाँ पर आप अच्छे से आपको कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराया जाएगा, ऑथेंटिक होएगा। और आप यहाँ से आपके जो 40 नंबर है ना, वो आपके कंप्लीट इजीली मैं करा दूँगी। बाकी आपका रीजनिंग मैं करा दूँगी, आपको मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक में करा दूँगी। ठीक है। तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है और यहाँ से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। और जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।